वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है यूट्यूब की ऑनलाइन क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th लेसन नंबर 2, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, सबसे पहले हमें किसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा? एटम के बारे में। एटम के बारे में हम ऑलरेडी हमारे चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू हम बात करें डाल्टन थ्योरी, तो हमने कहा था एटम जो है वो आपका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। ये हमने डिस्कस किया था आपके साथ कि एटम जो है वो किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, जो आपका अनकट है या फिर अनडिविजिबल है। मींस इसे हम सिंपल और फर्दर बहुत सारे पार्टिकल्स में सब डिवाइडेड नहीं कर सकते, बट दिस थ्योरी इज ओनली अकॉर्डिंग टू डाल्टन। तो डाल्टन ने हमें ये कहा था कि एटम यस स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का, बट इसे हम और सिंपल फर्दर पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते, ये अनकट है या अनडिविजिबल है। दैट इज द थ्योरी अबाउट एटम अकॉर्डिंग टू डाल्टन। बट हम बात करें अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरीज की, मॉडर्न थ्योरीज की, तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरीज क्या है आपका? यस, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, बट एटम इज डिविजिबल इनटू सब पार्टिकल्स। एटम इज आल्सो डिविजिबल इनटू सब पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो अकॉर्डिंग टू हम मॉडर्न थ्योरी बात करें तो यहाँ पे हमने कहा कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी मैटर का है, बट इसे फर्दर सब पार्टिकल्स में भी डिवाइड किया जाता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था हमारे चैप्टर नंबर 1 में कि एटम आपका सब पार्टिकल्स में डिवाइड होता है। इट मीन्स जो डाल्टन थ्योरी है या फिर हम कहें कि एटम्स के लिए जो हमारी ओल्ड थ्योरीज हैं उनका केवल यहाँ पे एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रह गया है, बट जैसे मॉडर्न थ्योरीज में हम लोग एटम को डिस्कस करेंगे तो वहां कहेंगे कि एटम्स के 3 सब पार्टिकल्स होंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। बट हमारा चैप्टर बच्चों क्या है? हमारा चैप्टर जो है वो है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी हमें एटम के स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल स्टडी यहाँ पे करनी है चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर से। तो हमें देखना है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम की स्ट्रक्चर कैसी है, वो दिखने में कैसा है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, इन सब बातों के बारे में हम यहाँ पे इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो द सिस्टमैटिक स्टडीज ऑफ एटम कंपाइल्ड in a branch of chemistry that is quantum mechanics, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा कि एटम के स्ट्रक्चर्स के बारे में हम जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में इसको डील करते हैं, इसको सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं, उसे हम कहेंगे बच्चों क्वांटम मैकेनिक्स। क्या कहेंगे? क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स की हम बात करते हैं तो बच्चों ये आपके 2 थ्योरीज पे बेस्ड होता है, सिंपल, दैट इज ओल्डर वेव मैकेनिक्स, ओल्डर क्वांटम मैकेनिक्स बोल सकते हैं आप, ठीक है, एंड अनदर वन इज न्यू क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। कह सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स आपकी केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम एटम की स्ट्रक्चर्स को कंपाइल्ड फॉर्म में स्टडी करते हैं, इसको सिस्टमेटिकली वे में इसको स्टडी करते हैं, ठीक है, कि एटम की स्ट्रक्चर क्या होगी। तो एटम के स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करते हैं, वो करते हैं हम ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। ये आपकी 2 थ्योरीज पे बेस्ड होता है, एक होता है आपका ओल्डर क्वांटम मैकेनिक्स, एक होता है आपका न्यू क्वांटम मैकेनिक्स। अगर हम बात करें तो 1924 से पहले की जो थ्योरीज थी हमारे पास वो आती हैं आपके ओल्डर क्वांटम मैकेनिक्स या ओल्डर वेव मैकेनिक्स में, और 1924 के आफ्टर हमारे पास क्या आती हैं? न्यू क्वांटम मैकेनिक्स। हम बात करें अगर ओल्डर क्वांटम मैकेनिक्स के बच्चों, तो यहां पर आपने जो एटम लिया है उस एटम को हमने कंसिडर किया है आपको
पार्टिकुलेट नेचर का, पार्टिकल नेचर, ठीक है। अगर हम बात करें ओल्डर क्वांटम मैकेनिक्स या वेव मैकेनिक्स की, तो हमने क्या कहा कि इस थ्योरीज में या ओल्डर क्वांटम मैकेनिक्स में हमने एटम जो है उसको कंप्लीटली क्या कंसिडर किया है, पार्टिकल नेचर, यानी ये आपका सब डिवाइडेड होता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इस तरह से, ठीक है। और पार्टिकल नेचर के साथ हमने इसको डिस्कस किया पूरे एटम को। लेकिन जब हम बात करते हैं न्यू वेव मैकेनिक्स या न्यू क्वांटम मैकेनिक्स की, तो यहां पर हमने एटम को पार्टिकल एज वेल वेव नेचर, क्या कहा हमने यहाँ पे एटम को पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर में डिस्कस किया है, ठीक है। तो क्या हुआ, अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे दोनों थ्योरीज का इंपॉर्टेंस क्या है, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे है, देखिएगा ध्यान से। जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को, एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को या एटम को हम वेव नेचर में, ठीक है, वेव नेचर के अकॉर्डिंग इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे हम एटम के बारे में वो सारी इंफॉर्मेशन ले पाएंगे जो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ एज अ पार्टिकल नेचर से ऑब्टेन होती है। मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा ध्यान से। हमने कहा कि हमने यहाँ पे ओल्डर क्वांटम मैकेनिक्स में एटम को डिटेल में डिस्कस किया, डिटेल में उसको पढ़ा, स्टडी की डिटेल में एज अ पार्टिकल नेचर, ठीक है। बट न्यू क्वांटम मैकेनिक्स में हमने एटम को कंसिडर किया एज अ वेव नेचर। तो जे वेव नेचर में हमने जो इंफॉर्मेशंस ऑब्टेन की अबाउट द एटम, वो सारी इंफॉर्मेशंस आपको पार्टिकल नेचर से भी मिल जाती हैं। यानी कि कहने का मतलब कि वेव नेचर से आपको कुछ न्यू इंफॉर्मेशंस मिलेंगे अबाउट द एटम, एज वेल जो इंफॉर्मेशन आपको पार्टिकल नेचर से मिल रही थी वो सारी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। दैट्स व्हाई वी कैन से कि ओल्डर क्वांटम मैकेनिक्स जो है उसकी केवल एक आपकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रह गई है, ठीक है। तो ये आपकी सबसे बेस्ट है थ्योरी जिसमें हमें एटम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशंस ऑब्टेन हो जाती हैं, एज वेल न्यू इंफॉर्मेशन एज वेल ओल्ड इंफॉर्मेशंस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को, जो कि है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले देखिएगा कि एटम जो है, यहाँ पे हमने कहा कि एटम को हमने टोटल 3 सब पार्टिकल्स में डिवाइड किया है, ठीक है। इतना ज्यादा हम हिस्ट्री पे नहीं जाएंगे यहाँ पे कि इसके 3 सब पार्टिकल्स को हमने किस तरह से ऑब्टेन किया या समझे कि उनकी डिस्कवरी किस तरह से हुई, ठीक है। ये आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 9th क्लास के अंदर, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूंगा। एटम के 3 सब पार्टिकल्स आपको बताया मैंने कि होते हैं आपके, नंबर 1 इज इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 इज प्रोटॉन एंड नंबर 3 इज न्यूट्रॉन। आप लोग 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट, कैथोड रेज एंड एनोड रेज वाला, ठीक है। ये दोनों वहां पे डिस्कवर हुए थे। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल स्पीसीज थी, जिसे इलेक्ट्रॉन डिस्कस किया गया था बम्बारमेंट से, ठीक है। तो ये हम इतनी हिस्ट्री में यहाँ पे जाएंगे नहीं क्योंकि हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ऑल 3 सब पार्टिकल्स आर फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ एटम। किसी भी एटम की सबसे फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं वो तीनों हैं आपके, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। इफ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन, तो इट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ एटम एंड कैरी -1 चार्ज, यानी यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज होता है, कितना होता है, -1 चार्ज होता है। प्रोटॉन की बात करें तो यहाँ पे +1 चार्ज होता है बच्चों, और न्यूट्रॉन की बात करें तो बच्चों ये आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को। इलेक्ट्रॉन क्या है आपका, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, प्रोटॉन क्या है आपका, +1 चार्ज स्पीसीज, एंड न्यूट्रॉन कैसा आपका, न्यूट्रल, यानी इस पे कोई भी चार्ज आपका नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आपको मैं बता दूं कि इसको डिस्कवर किसने किया था, जे थॉमसन ने, ठीक है। बात करें प्रोटॉन की तो इसको डिस्कवरर कौन है यहाँ पे, गोल्डस्टीन। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, तीनों सब पार्टिकल्स के बारे में ये आपको लर्न कर लेनी है, ठीक है। न्यूट्रॉन की बात करें तो इसे जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था, ठीक है। बात करें अबाउट दी, ये तो बात होगी बच्चों यहाँ पे चार्ज की, यहाँ पे बात होगी आपके डिस्कवरर की, यहाँ बात करते हैं बच्चों मास की। तो मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो होगा 9.31 इंटू 10 -31 kg, ठीक है। अगर इसे ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो लिखेंगे 9.31 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम,
ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, इसका मास हो गया है। बात करते हैं प्रोटॉन के मास की, तो होता है आपका 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ग्राम में लिखते हैं तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। सेम अगर हम बात करें न्यूट्रॉन के मास की, तो इसका मास भी होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्लियर है आपको यहाँ पे? ओके, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करते हैं किसके, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन के मास की, तो दोनों का मास क्या होता है, अबाउट सिमिलर होता है। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg एंड 27 kg, ये हो जाएगा इसका मास। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बच्चों, तो ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻19। कितना होगा, नेगेटिव में। किसमें होगा बच्चों, नेगेटिव में होगा। ठीक है, और वहीं पे बात करते हैं अगर किसकी, प्रोटॉन की, तो इसका चार्ज हमेशा किस में हो जाएगा, आपका प्लस में। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जबकि प्रोटॉन का चार्ज किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, पॉजिटिव से। चार्ज सेम ही होगा, बस इसमें नेगेटिव लग जाएगा और यहाँ पे आपका पॉजिटिव लग जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो ये आपको फटाफट से इसको क्विक लर्न कर लेना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। ये इंफॉर्मेशन आपको क्विक लर्न कर लेनी है, ये आगे आपको फर्दर न्यूमेरिकल्स एंड चैप्टर में आगे आपको काम आने वाली है। ओके, चलिए सो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुका हूं कि यहाँ पे आपको जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें कुछ बेसिक्स जो हैं वो आपको यहाँ पे पहले मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में लेने जा रहा हूँ, इन्हें हम डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद में हम फर्दर एटम की स्ट्रक्चर पे चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमारे पास में और होंगी वो क्या होंगी, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, न्यूट्रॉन्स, इन सबको हम किसी भी गिवन एटम में कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं, इसको हमें देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर किसकी, एटॉमिक नंबर की, तो देखिएगा एटॉमिक नंबर क्या होगा, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर। तो क्या कहेंगे, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एनी एटम is known as atomic number। मतलब किसी भी एटम में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे बच्चों, उसे ही हम क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर कहेंगे। यानी कि एटॉमिक नंबर जो है वो ऑलवेज इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ये हमेशा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी एटम में जो उसका एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, जितने उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। दैट्स व्हाई हम एटॉमिक नंबर को क्या कहेंगे बच्चों, प्रोटॉनिक नंबर भी कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोटॉनिक नंबर। क्लियर है आपको यहाँ पे? ठीक है बच्चों, हम कह रहे हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करने से पहले या उसकी स्ट्रक्चर पे जाने से पहले हमें कुछ बेसिक्स फंडामेंटल देखने पड़ेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि एटम को 3 सब पार्टिकल्स में डिवाइड किया गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स में। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको उसके बारे में होनी चाहिए। उसके बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं किसके बारे में, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, एटॉमिक मास क्या होगा, न्यूट्रॉन क्या होंगे, इनको हम कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं, इनके बारे में हमें देखना है। उसके बाद में हमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़नी है जो आपकी हैं, आइसोबार, आइसोटॉप्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटॉन्स, ये सब। उसके बाद में हम फर्दर इनके मॉडल्स पे जाएंगे कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में किसने हमें क्या बताया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर को हम क्या कहेंगे बच्चों, प्रोटॉनिक नंबर कहेंगे। ठीक है, ओके। एटॉमिक नंबर के बारे में एक और इंफॉर्मेशन यहां से मिल जाती है, वो ये है कि एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूट्रल एटम। ये जरूर याद रखिएगा कि एटम कैसा होना चाहिए, आपका न्यूट्रल होना चाहिए। तो किसी भी न्यूट्रल एटम में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं किसके बच्चों, एटॉमिक नंबर के। ठीक है, और एटॉमिक नंबर हमेशा इक्वल होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ये बात फिक्स है बिल्कुल आपकी। ठीक है, यहाँ पे भी सही है,
कि इलेक्ट्रॉन का नंबर हमेशा एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन डली हुई वो क्या है बच्चों कि न्यूट्रल होना चाहिए वो एटम आपका। ठीक है, चलिए तो ये तो हुआ ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द एटॉमिक नंबर। चलिए एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे बच्चों, को करेंगे जेड से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे एटॉमिक मास के बारे में। हो गया, चलिए देखिएगा एटॉमिक मास। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटॉमिक मास? तो एटॉमिक मास की जब हम यहां बात करें तो बोलेंगे एटॉमिक मास इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। किसी भी एटम में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का जो सम होगा वो ऑलवेज किसके इक्वल होगा बच्चों, एटॉमिक मास के। एटॉमिक मास की बात हम जब करते हैं तो एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों किससे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। किससे, ए से। तो एटॉमिक मास क्या हो गया, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे पी से, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एन से। ओके, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब एक और बात बच्चों यहाँ पे वो क्या है कि न्यूट्रॉन को कैसे निकालेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है वो क्या बन रही है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे बताओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा नंबर ऑफ एन, यानी एन को हम इस साइड ले आएंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये हमारे पास टू फॉर्मूलाज हो गए हैं कि एटॉमिक मास क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम हो जाएगा। यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की। चलिए हुआ, देखिए सबसे पहले आप देखिए कि आपके पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होने वाला है। देखिए यहां पे आपको देगा z, यहां पे लिखा होगा आपके पास में x और यहां पर लिखा होगा आपके पास में a। ये आपका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का, जो आपको पेरियोडिक टेबल में दिया होगा बच्चों। कभी भी आप खोलना अपनी पेरियोडिक टेबल को ओपन अप करना, उसमें देखिएगा कि आपको जो एलिमेंट्स जो होते हैं वो इसी तरह से रिप्रेजेंटेड मिलते हैं। देखिए इस रिप्रेजेंटेशन में ईच एंड एवरी टर्म्स का यहाँ पे मीनिंग क्या है वो देखिए फटाफट से। Z जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को। ठीक है, कभी भी यहाँ देखिएगा कि जो Z होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एटॉमिक नंबर को। X जो क्या है वो रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट को बच्चों। किसको रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट को। फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दूं, x की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं अपन C, यानी कि हमारे पास कौन सा आइटम है बच्चों, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होगा हमें पता है 6। ठीक है, और इसका एटॉमिक मास यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं 12। तो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट। तो यहाँ पे A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, A रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास को। और एटॉमिक मास हम कैलकुलेट कैसे करते हैं आपको पता ही होगा। एटॉमिक मास हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को सम करने से हमें एटॉमिक मास ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट। चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं, किस तरह से हमसे पूछता है क्वेश्चन। देखिएगा सबसे सिंपल हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है। क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है वो ये गिवन है कि आपके पास 35 Br 80 आपको यहाँ पे गिवन है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। आपसे पूछ लेगा कि कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे गिवन है बच्चों। इसमें आपसे क्वेश्चन जो पुट अप कर सकता है वो करेगा कि इसमें हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एज वेल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो बच्चों देखिएगा ध्यान से, हमें पता है कि Br यहाँ पे क्या आपका एलिमेंट है,
जेड जो है यानी कि 35 यहाँ पे क्या गिवन है आपको, एटॉमिक नंबर गिवन है, क्या गिवन है, एटॉमिक नंबर। एंड 80 जो गिवन है वो यहाँ पे क्या गिवन है आपको, एटॉमिक मास। तो हमें यहाँ पे टोटल 3 इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं, दैट इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एंड एलिमेंट नेम। ठीक है, अब हमें याद कीजिए, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हमने एक इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, वो क्या पढ़ी थी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या है यहाँ पे आपका 35, दैट मीन्स लिखेंगे वी नो दैट एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इट मीन्स इट इज 35। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 35, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितना हो गया बच्चों, 35 हो गया। सेकंड हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। तो हमें पता होगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी था, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास कितना आ जाएगा, एटॉमिक मास कितना गिवन है बच्चों को यहाँ पे 80, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया कितना है 35, तो माइनस कर दिए 35, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 45 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इजी है, बहुत इजी है आपके लिए कि ठीक है, हमारे पास में कोई ना कोई एक दो इन्फॉर्मेशन हमें ऑलरेडी गिवन होगी और उसके बाद हमें कुछ इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कर देनी होती है। इसके लिए हमारे पास टोटल 3 फॉर्मूलाज हैं, 3 बातें हमें याद रखनी है, दैट इज नंबर ऑफ protons is always equal to atomic number and atomic mass is equal to sum of number of protons and neutrons and number of neutron is equal to atomic mass minus number of protons। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास में। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे इस पे बेस करवा देता हूँ, देखिए किस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आएगा। देखिएगा एक और हमारे पास में क्वेश्चन जो होगा इस पे बेस्ड इस तरह से दे देते हैं आपको। एक एलिमेंट आपके पास में गिवन है बच्चों x, कौन सा है x। ठीक है, एलिमेंट के बारे में पता नहीं है कि कौन सा एलिमेंट यहाँ पे आपको गिवन है। चलिए ठीक है, इट्स its number of neutron is 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हमारे पास में 8 है, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास क्या है, इज ऑल्सो 8। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है बच्चों, चलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, सॉरी आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास 12 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास में 11 है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। एलिमेंट क्या है, हमें एक्स, हमें एलिमेंट के बारे में कुछ नहीं पता है, हमें 2 इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिली हुई है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 12 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 11। देन हमें कैलकुलेट करना है, देन कैलकुलेट एटॉमिक मास एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई एलिमेंट। 2 क्वेश्चन हमें यहाँ पे मिले हैं बच्चों। पहला कि हमें एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, क्या करना है, एटॉमिक मास, और आइडेंटिफाई करना है कि ये एलिमेंट हमें कौन सा गिवन है। तो चलिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं फटाफट से। क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है बच्चों 11। एक इंफॉर्मेशन से हम दूसरी इंफॉर्मेशन इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। वो क्या है कि प्रोटॉन का नंबर अगर हमारे पास में 11 है तो बच्चों हमारे पास एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, 11 ही होगा। We know that कि प्रोटॉन नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। हो गया, चलिए अब हमें निकालना है एटॉमिक मास। क्या निकालना है बच्चों, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हमारे पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलरेडी गिवन है कितना है 11, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी गिवन है कितना है 12, तो इट इज इक्वल टू 23। हमारे पास कितना आ गया 23। वी नो दैट कि एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है बच्चों 11। ठीक है, और हमारे पास में मास कितना आ गया बच्चों 23, दैट इज एटॉमिक नंबर 11 हमें पता है कौन होता है वहां पे आपका सोडियम एलिमेंट हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास में हो सकते हैं, इनके आंसर हमें इस तरह से निकालने हैं। ठीक है, कर लेंगे आप, चलो अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को जो हमारे काफी यूजफुल रहेंगी और जिन पे
अच्छे अच्छे एग्जाम्स में क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मुझे याद है अभी तक शायद लास्ट ईयर यानी कि 2 ईयर अगो हमारे पास में क्वेश्चन आया था IIT मेंस के अंदर, वो क्वेश्चन भी इन्हीं डेफिनेशन से था, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करने वाले हैं, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ठीक है। वो क्या है देखिएगा फटाफट से। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले बच्चों, सबसे पहले किसको, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार को, ठीक है। यहाँ पे हम किसको डिस्कस करने वाले हैं, आइसोटॉप एंड आइसोबार को, दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे, फटाफट से हमारा डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे अगर आइसोटॉप्स के बारे में, तो उसकी डेफिनेशन देखिए क्या होगी। एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, atom of elements have same atomic number, but different their atomic masses। देखिए इन डेफिनेशंस को करवाने का मीनिंग अब यहाँ पर क्या है, इससे पहले हम आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एंड ऑल के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन दे चुके हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन्स, इन सब के बारे में। इसीलिए मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाया था, ताकि ये सब डेफिनेशन जब आपके पास में आए तो इनको आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। और ये सब मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ पहले बेसिक्स, ताकि आप जब एटॉमिक स्ट्रक्चर के मॉडल्स को डिस्कस करें तब वहां पे आपको किसी भी तरह की टर्म से कोई भी डिफिकल्टी फील ना हो, हर टर्म आपको इजीली समझ में आए कि हाँ ये टर्म मैंने कभी सुनी नहीं है, देखी नहीं, जो भी कुछ है। तो इनके बारे में सबसे पहले मैंने आपको इसलिए बेसिक से स्टार्ट किया, ताकि आपको सारी बेसिक जो भी चीज़ें हैं वो आपको पहले समझ में आ जाए, उसके बाद में हम प्रॉपर चैप्टर को स्टार्ट कर पाएंगे, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। और हाँ एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर में इस बार आपके सिलेबस में जो डिडक्शन आया है वो यही आया है कि आपको हिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं पढ़नी है, ठीक है। आपको ये यूनिट्स जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो भी नहीं पढ़नी, लेकिन मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ बच्चों यहाँ पे, ताकि चैप्टर जो है वो आगे आपको तभी तो समझ में आएगा जब आपको पहले बेसिक समझ में आएंगे, ठीक है। इसलिए मेरा मोटो यहाँ पे आप लोगों को ये पढ़ाने का है, ठीक है। और हाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको जो मॉडल्स दिए गए हैं वो मैं आपको पता होगा, 3 टाइप्स के मॉडल्स आपको यहाँ पे डिस्कस करने होते हैं, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल एंड बोर्स मॉडल। बट हमारे सिलेबस में जो स्टार्टिंग है वो बोर मॉडल से ही है, बट हमें सारे डिस्कस करने पड़ेंगे, बिकॉज जब तक वो पहले वाले समझ में नहीं आएंगे हमें आगे की कुछ बातें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए जरूरी है हर चीज को पढ़ना। देखिएगा ध्यान से, हमने कहा आइसोटॉप्स क्या होंगे, एटम्स ऑफ एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट देयर एटॉमिक मासेस, कि हमारे पास वो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होंगे जहां पे उन सबका एटॉमिक नंबर तो क्या रहेगा बच्चों, सेम, बट उनका मास जो है वो एटॉमिक मास क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। फॉर एन एग्जांपल देखिएगा, समझिएगा, हमारे पास में क्या C612, C613 एंड C614, समझ में आया। यहाँ पे एटॉमिक नंबर देखिए कार्बन का कितना है, 6, 6 एंड 6, यानी तीनों केस में आपके पास एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों, सेम है, बट यहाँ पे एटॉमिक मास देखिए क्या है आपका, डिफरेंट, 12, 13, 14, समझ गए ना। तो यहाँ पे एटॉमिक मासेस तीनों एलिमेंट्स पे क्या है, डिफरेंट है, इसका मतलब ऑल 3 एलिमेंट्स आर आइसोटॉप टू ईच अदर। तो जो भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास होंगे उनमें इफ एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मासेस आर डिफरेंट, देन दीज स्पीसीज आर कंसीडर्ड एज आइसोटॉप्स। बट बच्चों यहाँ पे ये समझना भी जरूरी है कि ये आइसोटॉप्स किस वजह से हुए। देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, तो आपको कैलकुलेशन आती है बच्चों, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ, सॉरी क्या निकालना, न्यूट्रॉन्स ना, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। देखिए यहाँ पे एटॉमिक मास कितना गिवन है, 12, ठीक है। प्रोटॉन्स का नंबर जो एटॉमिक नंबर होता है वही होता है, यानी 6 है, तो 12 माइनस 6 कितना बचा हमारे पास, 6, ये हमारे पास न्यूट्रॉन का नंबर हुआ। यहाँ पे न्यूट्रॉन का नंबर कितना हुआ, 13 माइनस 6, 7, यहाँ पे न्यूट्रॉन का नंबर 8। इसका मतलब आइसोटॉप्स हमें कब बनते हैं या कब मिलते हैं, आइसोटॉप्स हमें तब मिलते हैं जब किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वेरी कर जाए। दिख रहा है आपको यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ रहा है, 6, यहाँ 7 और यहाँ 8। इसका मतलब इन ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के अंदर आपका जो वेरी करने वाला पार्ट है वो कौन है, आपका न्यूट्रॉन्स वेरी कर रहा है, इसी वजह से आपको डिफरेंट आइसोटॉप्स यहाँ पे मिल रहे हैं।
ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स के होते हैं, आपने पढ़े भी होंगे। 17Cl35 एंड 17Cl37, याद करो 9th क्लास में इसका एक एग्जाम्पल भी था आप लोगों के पास में। इन दोनों को हम फ्रैक्शनल कैलकुलेशन करते हैं, उसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं 35.5 के अराउंड। ठीक है, तो क्यों करते हैं, इसका एटॉमिक मास 35.5 ही क्यों होता है, इसी का रीजन भी यही होता है कि इसके आपको नेचर में 2 टाइप्स ऑफ आइसोटॉप्स ऑब्टेन होते हैं ड्यू टू वेरिएबल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगेन। ठीक है, इस वजह से इसका मास 35.5 होता है, फ्रैक्शन में होता है, आपको याद होगा। ठीक है, इसे कैलकुलेट भी किया होगा आप लोगों ने, किया था, याद है आप लोगों को। 17 इंटू 35 प्लस 17 इंटू 37 डिवाइड बाय 35 प्लस 37, इस तरह से, सॉरी नेचर में इसकी अबंडेंस के हिसाब से कैलकुलेट किया था आपने, 3:1 में मिलता है जो भी कुछ आपके पास में था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आइसोबार्स की। आइसोबार का मतलब यहाँ पे क्या होगा, देखियो अगेन, यहाँ पे होगा आपका एटम्स ऑफ एलिमेंट्स have same atomic mass but different their proton number। इसका जस्ट यहाँ पे अपोजिट हो गया है। यहाँ पे अपन ने क्या कहा था आइसोटॉप्स में कि जिनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो सेम बट एटॉमिक मास क्या हो डिफरेंट। बट आइसोबार्स में क्या होता है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जहां पर आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो क्या होंगे बच्चों डिफरेंट, बट एटॉमिक मास कैसा होगा बच्चों आपका सिमिलर होगा, लाइक दैट। जैसे मैं कहूँ आपसे पोटेशियम 19 पे एटॉमिक मास 40 है, 20 कैल्शियम पे एटॉमिक मास कितना है 40 है आपका। ठीक है, या यूं कहें ऑर्गन 18 नंबर पर है आपका, लेकिन एटॉमिक मास कितना है 40 है। देखिए इन तीनों एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर यानी कि 19, 20 एंड 18, यानी जो एटॉमिक नंबर होगा वही बच्चों क्या होगा प्रोटॉन नंबर। तो यहाँ प्रोटॉन्स का नंबर तो क्या बच्चों डिफरेंट है, बट एटॉमिक मास तीनों क्या है बच्चों सिमिलर है। समझ रहे हैं मेरी बात को, ये बात कहना चाह रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ, जैसे 6C14 हमारे पास में है, ठीक है, और 7N14 हमारे पास में है। क्या देख रहे हैं कि एटॉमिक मासेस दोनों एलिमेंट्स का डिफरेंट है, बट प्रोटॉन्स के नंबर क्या बच्चों डिफरेंट है। इट मींस दीज आर आइसोबार्स टू ईच अदर। आइसोबार यानी आइसो मतलब सेम, बार मतलब मास, जो बार पोजीशन होती है आपकी, ठीक है, टॉप पोजीशन होती है, वो तो होंगे सेम, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा बच्चों डिफरेंट होगा। समझ गएंगे आप। तो आइसोटॉप्स एंड आइसोबार जो है एक दूसरे के थोड़े से अपोजिट दिख रहे हैं आपको, कि एटॉमिक नंबर सेम होंगे बट एटॉमिक मास डिफरेंट, तो आइसोटॉप्स। लेकिन अगर आपके एटॉमिक नंबर क्या है डिफरेंट, यानी कि प्रोटॉन नंबर डिफरेंट है बट एटॉमिक मास क्या है सेम, तो वो आपके आइसोबार्स होंगे। ठीक है, ये 2 डेफिनेशंस का फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद हम 2 डेफिनेशंस और डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ। चलिए चलिए रेस्ट ऑफ 2 डेफिनेशंस जो है वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 इज आइसोटोन्स एंड अनदर वन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, देखिए व्हाट इज द मीन ऑफ आइसोटोन्स। देखिएगा यहाँ पे एटम्स ऑफ एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ protons same number of neutrons but different number of protons। ठीक है, ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास में हो जिनमें हमारा न्यूट्रॉन्स का नंबर जो है वो बच्चों क्या होना चाहिए सेम, बट प्रोटॉन्स का नंबर कैसा हो डिफरेंट, तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों आइसोटोन्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट जिनमें आपका प्रोटॉन्स का नंबर हो सेम बट न्यूट्रॉन्स का नंबर कैसा हो डिफरेंट, उन्हें बोलेंगे आइसोटोन्स। चलिए फटाफट से देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। देखिए हमारे पास एग्जांपल है 7 and 15, ठीक है, 8 O 16, 7 3 8,
ठीक है। और हमारे पास में एक और एग्जांपल है, हमारे पास C614। देखिए इन तीनों एलिमेंट्स को देखिए फटाफट से, इनका एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है बच्चों, 7, 8 एंड 6। यानी जो एटॉमिक नंबर होगा वही आपका प्रोटॉन नंबर होगा। इट मींस तीनों एलिमेंट्स के लिए प्रोटॉन्स का नंबर क्या बच्चों, डिफरेंट है। दिख रहा है आपको साफ साफ। बट इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होने चाहिए बच्चों, आपके सेम। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा तो इसे हम कह देंगे आइसोटोन्स। तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है या नहीं। तो न्यूट्रॉन कैलकुलेट करें बच्चों। न्यूट्रॉन का फॉर्मूला आपको पता है, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो 15 माइनस 7 कितना हो गया आपके पास में, 8। 16 माइनस 8 कितना हो गया बच्चों आपके पास में, 8। 14 माइनस 6 कितना हो गया बच्चों आपके पास में, 8। यानी तीनों ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के अंदर आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो कितने आ रहे हैं आपके पास में, 8 आ रहे हैं। इट मींस तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो बच्चों क्या आपका सेम है, बट एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट। सो वी कैन से दीज स्पीसीज आर आइसोटोन्स टू ईच अदर। ओके, सब बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो समझ में आ रहा होगा आपको, आइसो वर्ड का मतलब क्या होगा, सेम, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर। ओके, तो यहां पे कहेंगे न्यूट्रल एटम और आयंस। किसी भी न्यूट्रल एटम्स की बात करें या आयंस की बात करें, आयंस का मतलब किसी भी एटम पे अगर कोई भी चार्ज हो, आइदर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, उसे बोलेंगे आयंस। सपोज दैट कोई स्पीसीज आपकी पॉजिटिव चार्ज है, कोई स्पीसीज आपकी नेगेटिव चार्ज है, इट मींस उस पे क्या जनरेट है, आपके आयंस है। तो उन्हें क्या बोलेंगे, न्यूट्रल एटम या फिर कोई भी आयंस विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ एटम्स आपके पास हैं, न्यूट्रल हो चाहे से वो आयनिक स्पीसीज हो, अगर उनमें सब में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बच्चों, सेम, देन these species are known as isoelectronic। तो उन्हें हम आपस में क्या कहेंगे बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सपोज दैट हमारे पास यहाँ पे नियोन है, क्या है, नियोन। अब हमें पता है नियोन आपके पास में न्यूट्रल एलिमेंट है। देखो इसको थोड़ा समझने की जरूरत है आपको, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, चलो फटाफट से देखिए इस बात को। अगर हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट न्यूट्रल है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक इंफॉर्मेशन दी थी कि कोई भी एटम अगर आपका न्यूट्रल है तो उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ऑलवेज एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। बताया था नहीं बताया था। तो अगर मैंने नियोन पे कोई चार्ज रिप्रेजेंट नहीं किया है, इट मींस नियोन आपका कैसा है बच्चों, न्यूट्रल है। और न्यूट्रल है इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 10। तो किसी भी न्यूट्रल एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। इट मींस इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो 10। समझ में नहीं बात आपको क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है, समझ गए। अब मान लीजिए कोई स्पीसीज आपकी आयनिक स्पीसीज है, यानी कि उस पर कोई चार्ज है आपका। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, उस पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज को केमिस्ट्री में बच्चों हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी उस पर इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंसी है, यानी उस एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तभी इस पर चार्ज क्या है बच्चों, पॉजिटिव आया। अगर हम बात करें किसी एटम की, तो उसने अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया हो, क्या किया हो, गेन, तो उस पर चार्ज क्या आएगा आपका, नेगेटिव। अब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा उस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आता है। तो पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट दैट स्पीसीज इज ऑलवेज डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड कैरी पॉजिटिव चार्ज। इट मींस वो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और अगर आप बात करें किसी स्पीसीज पे नेगेटिव चार्जेस का मतलब उस स्पीसीज ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इसलिए उसको इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बोला गया है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिचनेस से है और इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी से है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नियोन की। तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों कितना है, 10। हमें समझ में आ गया है क्योंकि ये एक न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एलिमेंट है, तो इस पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर 10 है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 10 होगा। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे बात करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो कितना हो गया आपका, 10 हो गया। यहाँ पे बात करें F नेगेटिव की, देखिए फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 9। इसका मतलब इसमें 9 इलेक्ट्रॉन तो है, बट इसमें चार्ज देखिए क्या है आपका, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो 9 + 1 कितना हो गया बच्चों, अगेन 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया आपके पास में। ठीक है, अगर हम बात करें O2- की,
तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बताओ कितना है, 8, तो मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी हैं। अब इसमें चार्ज देखिए कितना है, 2 नेगेटिव, उसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, तो 8 + 2 कितना होगा गेन, 10 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए ये न्यूट्रल एटम है या आपके आयनिक स्पीसीज है या कुछ और है। अच्छा एक और देखते हैं, सोडियम प्लस, सोडियम का एटॉमिक नंबर बताओ 11, 11 का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हुआ बच्चों, 11, लेकिन 11 में से आपका चार्ज क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10 अगेन। ठीक है, तो ये वो सब स्पीसीज है, डिफरेंट स्पीसीज, कुछ आयनिक और कुछ न्यूट्रल, बट इनके अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं बच्चों, सेम है, 10 10 10 एंड 10। इट मींस दीज स्पीसीज इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। चलिए अब आपको वो क्वेश्चन दिखा देते हैं जो आपसे IITs ने पूछा हुआ है, IIT मेंस में। ठीक है, देखिएगा। क्वेश्चन जो था आपके पास वो इस तरह से था, विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपके पास 4 ऑप्शंस थे ABCD, उन ऑप्शंस में से आपको उन ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को सेलेक्ट आउट करना था जो आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखिएगा फटाफट से, नंबर 2, नंबर 3, कैल्शियम 2+, पोटेशियम प्लस और S2-, C-। नंबर 4, चलिए ये 4 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स आपको यहाँ पे गिवन है। अब देखिए फटाफट से, सोडियम +1 की बात करते हैं, तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होता है बच्चों, 11, 11 में से एक क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे प्लस आयन है, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देना है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10। नियोन ये एक न्यूट्रल एलिमेंट है, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। फ्लोरीन की बात करते हैं, तो फ्लोरीन के यहाँ पे देखेंगे तो कोई चार्ज यहाँ पे गिवन आपको नहीं है। ठीक है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी 9 हो गया है। मैग्नीशियम पे 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 वहां से कम कर दीजिए, 10। एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 कम कर दीजिए, 10। मतलब सबके सब इलेक्ट्रॉन सेम है, बट यहाँ फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन इनसे मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। बात करें इस पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, 9 + 1 10 - 3 सॉरी 13 - 3 कितना हो गया, 10 हो गया, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 और 2 कितना हो गया, 10। मैग्नीशियम में 12 है, कोई चार्ज दिया हुआ नहीं है। नियोन में 10, यहाँ पे ये आपका सिमिलर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। कैल्शियम 2+ की बात करें, तो कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, 20 में से 2 कम कर दीजिए, आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। पोटेशियम में कितने होते हैं, 19 में से कम कर दीजिए, 18। ऑर्गन 18 है, न्यूट्रल दे रखा, तो 18 ही रहेंगे आपके। सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16 एटॉमिक नंबर, तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 18। क्लोरीन पे 17 होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 18। यानी ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट वो है जिसमें सब के सब स्पीसीज में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट इज 18। इसका मतलब ये आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। ठीक है, नीचे में बात करें तो इसमें सब में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, बट पोटेशियम में कितना होगा, 19, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो आपको केवल देख के फटाफट से टिक करना है और आपको 2 नंबर ऑब्टेन करने हैं फटाफट से। क्लियर है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे कई बार पूछ जाते हैं PMT एंड IIT मेंस एग्जाम्स में भी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हुआ आज का बेसिक जो हमारा है एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो बेसिक्स टॉपिक्स थे उनको हमने यहाँ पे कवर अप किया है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चों, उसमें हम कंप्लीटली एटॉमिक स्ट्रक्चर पर आ जाएंगे, जिसमें हम
एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी आपके मॉडल्स दिए गए थे बाय द साइंटिस्ट, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ में। थैंक यू।